हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 और 4 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि जिन्हो खुद ही गिल्ड खोलना चाहता है, लेकिन उसके लिए पहले उसे 19 डंजन रेड कंप्लीट करनी होगी, जिसमें जिन्वू उसकी मदद कर रहा है। खैर, हम जिन्वू और जिन्हो को एक डंजन के अंदर देखते हैं, जहां जिन्वू अपनी शैडो आर्मी से ही इस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स मरवा देता है। जिन्हो ने पहली बार ये शैडो आर्मी देखी थी और वो जिन्वू से पूछता है कि ये क्या है। जिन्वू कहता है कि बता पाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा समझ लो कि ये मेरी स्किल का एक हिस्सा है। इसके बाद जिन्वू शैडो आर्मी को माना स्टोन कलेक्ट करने के काम पर भी लगा देता है, जो देख जिन्हो निराश हो जाता है, क्योंकि एक यही काम तो उसके पास बचा था और अब वो भी उसे करने को नहीं मिल रहा। खैर, इनकी डील के मुताबिक इन्होंने पूरी 19 डंजन रेड कंप्लीट कर ली थी और सेलिब्रेट करने ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब जिन्हो को बस रिटन एग्जाम में पास होना है और फिर उसे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा। वो जिन्वू से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। जिन्वू कहता है कि कुछ दिनों के लिए उसे बाहर जाना है। जिन्हो को अब थोड़ी चढ़ गई थी। वो बोलता है कि उसका एक बड़ा भाई है, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसकी मदद भी की। तो वो सोचता है कि काश जिन्वू उसका बड़ा भाई होता। ये सुन अब जिन्वू बोलता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। जो सुन जिन्हो बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ अमेरिका में हम एक डंजन को देखते हैं, जिसमें एक हंटर अपनी जान बचा के भाग रहा था, क्योंकि इस डंजन में उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा इंसान मिला था। ये आदमी बोलता है कि डरो मत, मैं इंसान हूँ, मुझे घर जाना है। इसके बाद इस आदमी को जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें शक था कि ये कोई मॉन्स्टर है जिसने इंसान का रूप लिया हुआ है। इस आदमी का कहना था कि ये 10 साल से एक डंजन में फंसा हुआ था और अब जाकर बाहर निकला है। इस आदमी का नाम है संगिल हुआन, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश नहीं बल्कि कोरियन बोलता था, इसलिए इससे पूछताछ करने के लिए डोंगसू को यहाँ बुलाया गया है। दूसरी तरफ जिन्वू जिना को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। जिना को लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होगा, लेकिन जिन्वू कहता है कि ऐसा नहीं है। असल में जिन्वू डीमन किंग के कैसल में जा रहा था, क्योंकि ये वाला मिशन पूरा करने पर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा, जो कि दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो जिन्वू उसका इस्तेमाल करके अपनी मदर को ठीक कर लेगा। अब कैसल में एंटर करते ही सिस्टम जिन्वू को एक क्वेस्ट देता है, जो था कि उसे 10,000 डीमंस को मारना होगा और जिन्वू उनसे लड़ने के लिए तैयार था। इधर जिन्हो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी जो नई गिल्ड खुलने वाली है उसका हेड वो बड़े भाई की जगह जिन्हो को बना दे। उसके फादर इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी, जिन्वू को हमारी गिल्ड में भर्ती कर लो। अगर ऐसा हुआ तो जिन्हो को कंपनी का हेड बना देंगे। इधर जिन्वू कुछ डीमंस को मार देता है और उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ वो जो डीमंस मार रहा है, इन्हें वो अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर सकता। खैर, उसे बहुत दूर जाना था, तो वो अपनी शैडो आर्मी में उस आइस बियर लीडर को समन करता है, जो कि अपने रास्ते में आए डीमंस को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। इसीलिए जिन्वू इस भालू का नाम टैंक रख देता है। इसके बाद हमें एस रैंक हंटर चाहीन के दर्शन होते हैं, जो चाहती थी कि उन्हें जेजू आइलैंड वाली बात पब्लिक कर देनी चाहिए, लेकिन चोई कहता है कि इससे बस पब्लिक में डर फैलेगा, तो अभी हमें अपनी गिल्ड को और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इधर जिन्वू एक एक फ्लोर करके आगे बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उतने ही स्ट्रॉन्ग डीमंस उसके सामने आ रहे थे और उसका खुद का लेवल अप भी हो रहा था। जिन्वू के हिसाब से इस कैसल में पूरे 100 लेवल्स यानी फ्लोर्स होंगे और टॉप फ्लोर तक पहुंचने में उसे हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। जिन्वू अपने साथ जो खाना लाया था वो खत्म हो रहा था और ज्यादा दिन वो यहाँ रुका तो जिना को चिंता होने लगेगी। 50वें फ्लोर पर जिन्वू के सामने एक डीमन बॉस आता है, जिसका नाम वल्कन है। जिन्वू अपनी शैडो आर्मी समन करता है, जो कि वल्कन की सेना से लड़ेंगे और वल्कन को खुद जिन्वू मारेगा। दोनों सेना में युद्ध होने लगता है। अब वल्कन देखने में तो बहुत बड़ा और मोटा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। पलक झपकते ही वो जिन्वू पर हमला कर रहा था। जिन्वू उससे लड़ने लगता है और इनके बीच कमाल की फाइट होती है और इसका एनिमेशन भी बहुत शानदार था। खैर, जिन्वू को उस पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जिन्वू अब एक बिल्डिंग पर चढ़कर वल्कन का ध्यान भटकाता है और फिर चाकू से उसे मार देता है। दूसरी तरफ डोंगसू इलहुआन से पूछताछ करने अमेरिका आ गया था। इलहुआन उससे पूछता है कि पिछले 10 सालों में इंसानों को गेट्स और मैजिक बीस्ट्स के बारे
बारे में कितना पता चला है, और ये सब तो कुछ भी नहीं है। असली तबाही तो अब आने वाली है और मेरा काम उसी तबाही को रोकने का है। डोंगसू को ये भी पता चलता है कि इस आदमी की एक वाइफ और 2 बच्चे भी हैं और इसके बेटे का नाम था सांग जिन वू। जी हाँ दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जिनवू का फादर है जो 10 साल पहले लापता हो गया था। डोंगसू अब ये जानकर इलवान से कहता है कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। जो सुन इलवान गुस्सा हो जाता है और फिर इस बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती है और हम देखते हैं कि इलवान ने डोंगसू की बुरी तरह से धुलाई कर दी थी। डोंगसू एस रैंक का हंटर होके भी इतनी बुरी तरह से पिट गया था, तो सोचो कि इलवान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इधर जिनवू 75वें फ्लोर तक आ गया था, लेकिन उसका खाना खत्म हो गया था तो उसे वापस घर जाना होगा। अब सिर्फ 25 फ्लोर ही बचे थे। इतने डीमंस को हराने की वजह से जिनवू का काफी लेवल अप हो गया था और उसे कई सारे मैजिक आइटम भी मिलते हैं और एक रैंडम लूट बॉक्स में से एक और डंजन की मिलती है। एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 में से 2 इंग्रेडिएंट्स तो उसे मिल गए हैं और जब वो अगली बार आएगा तो उस तीसरे इंग्रेडिएंट को भी हासिल कर लेगा जो कि 100वें फ्लोर पर है। इसके बाद जिनवू डीमन डंजन से बाहर आ जाता है। अगली बार उसका सामना डीमन मोनार्क से होने वाला है, तो उससे लड़ने के लिए जिनवू को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा और लेवल अप करने के लिए उसे और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराना होगा। लेकिन क्योंकि आधार कार्ड में वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है तो वो हाई रैंक वाले डंजन्स में नहीं जा सकता। जिनवू सोचता है कि वो अपनी पावर को अब और नहीं छुपा सकता और उसे जाकर अपनी रैंक दोबारा चेक करवानी चाहिए जिससे उसकी रैंक बढ़ जाए और वो हाई रैंक वाली रेड्स में जा सके। अगले दिन हंटर एसोसिएशन में हम ह्यून को देखते हैं जो कि यहाँ से अच्छे हंटर्स को अपनी कंपनी में भर्ती करने आया था। जैसे अच्छे नंबर वालों को कॉलेज में ही प्लेसमेंट मिल जाती है, ठीक वैसे ही अच्छी रैंक वालों को गिल्ड वाले यहीं से भर्ती कर लेते हैं। तभी उसकी नजर जिनवू पर जाती है और वो तुरंत बेक को कॉल करके बताता है कि जिनवू यहाँ अपनी रैंक रीचेक करवाने आया है। जिनवू अब एक कमरे में जाता है और अपनी मैजिक पावर मेजर करने के लिए एक मशीन पर हाथ रखता है, लेकिन वो मशीन बार बार एरर दिखा रही थी। अब एक सीनियर आके मशीन देखता है और बताता है कि जिनवू की पावर इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे मेजर ही नहीं कर पा रही है। इसका तो एक ही मतलब है कि जिनवू एक एस रैंक है। उनके देश में अब तक सिर्फ 9 ही एस रैंक हंटर्स थे और जिनवू अब 10वां एस रैंक बन चुका है। लॉबी में सब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि जिनवू की पावर मशीन नाप ही नहीं पाई और वो सीनियर जिनवू से कहता है कि हमारी मशीन आपको मेजर ही नहीं कर पाई है, आप 3 दिन बाद फिर से आना, आपका एस रैंक वाला आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। तभी हंटर्स गिल्ड का हेड चोई यहाँ आ जाता है जो फायर मैजिक का मास्टर है और एक एस रैंक हंटर है। ये जिनवू का ऑरा देखते ही समझ जाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो जिनवू को नमस्ते बोलता है और पूछता है कि उसने कौन सी गिल्ड में जाने का फैसला किया है, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन जिनवू ये बोलकर यहाँ से निकल जाता है कि छुट्टा नहीं है भाई, आगे बढ़ो। जो देख चोई को यकीन नहीं होता क्योंकि इस दुनिया में एस रैंक हंटर्स सेलिब्रिटी से कम नहीं होते और जिनवू ने तो चोई को पूछा भी नहीं। तभी बेक भी भागते हुए यहाँ आता है और उसे देख चोई समझ जाता है कि ये भी जिनवू को भर्ती करने आया है। जिनवू अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उन्हें ठीक कर देगा। बाहर निकलते ही उसे जिनचुल मिलता है जो बताता है कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही उससे मिलना चाहते हैं। गन ही इस देश के पहले एस रैंक हंटर थे और 80 साल के होने के बाद भी वो जिनवू जितने पावरफुल हैं। गन ही जिनवू को एस रैंक मिलने पर बधाई देते हैं और जिनवू को सीधा हंटर एसोसिएशन में जॉब ऑफर करते हैं। दोस्तों, जो 5 प्राइवेट गिल्ड्स हैं वो हंटर एसोसिएशन के अंडर ही आते हैं। मानो कि गिल्ड प्राइवेट कॉलेज है और एसोसिएशन सरकारी यूनिवर्सिटी। जिनवू को सीधा सरकारी नौकरी मिली थी जिससे उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और तगड़ा दहेज भी मिलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी में ज्यादा काम करना होता नहीं है। जिनवू तो लेवल अप करने के लिए हाई रैंक डंजन्स में जाना और मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है, इसीलिए वो गन ही के ऑफर को मना कर देता है और गन ही उसके फैसले की इज्जत करते हुए उसे जाने देता है। इधर डोंगसू हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। उसका चीफ आकर पूछता है कि वो इलवान कोई मैजिक बीस्ट था क्या, जिस पे डोंगसू बोलता है कि मेरी हालत देखकर क्या लगता है। चीफ बताता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसने तुम्हारी धुलाई कर दी उसे कोई और तो क्या ही पकड़ पाएगा। डोंगसू को याद आता है कि इलवान ने उससे कहा था कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे परिवार से दूर रहो, नहीं तो मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। डोंगसू को खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन वो जानता है कि एक आर्टिफैक्ट की मदद से वो उस इलवान को धूल चटा देगा। आर्टिफैक्ट्स हाई लेवल गियर होते हैं जो कि हंटर्स ऑनलाइन खरीद कर अपनी पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। जिनवू भी डीमन कैसल में दोबारा जाने से पहले एक बढ़िया सा गियर खरीदना चाहता था। तभी वो एक एड देखता है कि ए रैंक के डंजन में खुदाई करने वालों
साधनों की आवश्यकता है। इधर गनही को भी पता चलता है कि जिनवू सरकारी जॉब छोड़ के खुदाई करने गया है, जो सुन वो हैरान हो जाता है। अगले दिन जिनवू खुदाई करने पहुंच जाता है। हाई लेवल रेड्स में 3 तरह की टीम्स होती हैं। पहली स्ट्राइक टीम जो अंदर जाके मॉन्स्टर्स को मारती है, फिर माइनिंग टीम जो माना स्टोन्स को तोड़कर इकट्ठा करते हैं, और कलेक्शन टीम जो कि मॉन्स्टर्स की लाशें बाहर लाते हैं। इस समय चोई अपनी टीम के साथ अंदर था और वो अपनी फायर पावर से मॉन्स्टर को जला देता है और गेट से बाहर आ जाता है। जिनवू देखता है कि इन लोगों के तो कपड़े भी गंदे नहीं हुए थे, जबकि उस बेचारे की तो ई रैंक डंजन में ही पुंगी बच जाया करती थी। चोई के बाद चाहीन भी गेट से बाहर निकलती है, जो कि देश की 9वीं एस रैंक हंटर है, और उसका ऑरा देख जिनवू की आंखें बड़ी हो रही थी। तभी चाहीन को भी जिनवू का ऑरा महसूस होता है, लेकिन वो कहीं छुप जाता है। इसके बाद जिनवू अपने मजदूर भाइयों के साथ अंदर खुदाई करने चला जाता है। डंजन का बॉस अब भी जिंदा था, क्योंकि उसको मार दिया तो गेट बंद हो जाएगा और ये कीमती माना स्टोन नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जिनवू को उस बॉस को देखने की खुजली हो रही थी कि आखिर ए रैंक का बॉस कितना स्ट्रांग होता है। अब कुछ देर में लंच टाइम हो जाता है और जिनवू को छोड़कर सब बाहर चले गए थे। जिनवू अब भागकर डंजन के अंदर जाता है। उसे एक चैम्बर दिखाई देता है जिसके अंदर डंजन का बॉस होगा। जिनवू सोचता है कि उससे थोड़ा लड़कर आता हूँ, लेकिन तभी उसके पीछे चाहीन आ जाती है और जिनवू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और एपिसोड नंबर 4 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अब चाहीन जिनवू का क्या करेगी, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।